नमस्कार। TV9 भारतवर्ष का ये राष्ट्रीय सम्मेलन जो आज सुबह से जारी रहा और जिसे सबसे पहले संबोधित किया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अब इसके अंतिम पड़ाव पर हम हैं और ये चर्चा भी अपने आप में बेहद खास, एक खास शख्सियत के साथ। हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिन्हें किसी पहचान की तो खैर इस वक्त मोहताज नहीं है, अमित शाह जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी के चाणक्य, पार्टी की रणनीतिकार, पार्टी की रणनीति तय करने वाले। और विपक्ष जब भी बात करता है या आप किसी भी अगर राजनीतिक एनालिस्ट से बात करें तो बात होती है मोदी शाह डुओ की, कि ये एक जिस तरीके से एक राजनीतिक ग्रिड के साथ काम कर रहे हैं। अमित शाह जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि 2019 मिशन मोदी, 3 मोटे पॉइंट अगर आप बता सके कि इस वक्त क्या है, शाही प्लान या शाह प्लान? कोई 3 मुद्दे नहीं है, एक ही मुद्दा है, फिर एक बार मोदी सरकार, और कोई मुद्दा नहीं है। देश में कहां पर भी जाइए, कहीं पर भी आ जाइए, मैं अरुणाचल से लेकर कन्याकुमारी तक और कामरूप से लेकर कच्छ तक पूरे देश का भ्रमण एक बार कर चुका हूं। हर जगह पे यही मूड है, हर जगह पे यही प्रकार के उत्साह के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले चरण में ही जनता का मूड स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। अंतिम चरण आते आते इस सुनामी की तरफ फैल जाएगा और इस बार से भी अधिक बहुमत के साथ फिर से मोदी सरकार चुनकर इस देश की जनता मोदी जी पर भरोसा फिर से जताएगी। लेकिन मूड की बात कर रहे हैं, एक खास मूड देखने को मिला गुजरात में भी, जहां से नामांकन पत्र दाखिल किया आपने गांधीनगर से, और आपके साथ जो पार्टी के बड़े बड़े दूसरे दिग्गज नेता, सिर्फ आप ही के पार्टी के नहीं, आपके कोalition जो पार्टनर्स हैं उनके भी चेहरे साथ खड़े थे। ये साफ हो रहा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, आप आज पार्टी के जिस तरह से सर्वोसर्वा हैं, 2024 में पीएम की दावेदार जो होंगे, हम उनसे इस वक्त रूबरू हैं। देखिए, मैं कम से कम इस भ्रांति में नहीं हूं। पार्टी में बहुत सारे, ढेर सारे लोग मुझसे सीनियर हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। और इस प्रकार के फैसले ना कोई एंकर कर सकता है, ना कोई व्यूअर कर सकता है, ये देश की जनता ने करने होते हैं। जो एक जहां तक मेरा सवाल है, पार्टी ने मुझे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ा पद है और मैं पूर्ण रूप से उससे संतुष्ट हूं। जो आपकी एक अहम भूमिका है और आप जिस तरीके से राजनीतिक गणित को समझते हैं, आंकड़ों को समझते हैं, थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त आंकड़े आप लोगों की तरफ से दिए जा रहे हैं, टारगेट क्या है इस वक्त जीत का और कितने मिशन के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? किन राज्यों में आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण होंगे? देखिए, आंकड़ों के बारे में बताने का मुझे लगता है अभी समय नहीं हुआ है, ना कोई बता सकता है, क्योंकि चुनाव अभी बहुत शुरुआती दौर पर है। मगर जो मूड जनता का दिखाई दे पड़ता है, इसमें इतना स्पष्ट है कि 2014 से बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और मोदी जी फिर से एनडीए गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 300 के पार। देखिए, आंकड़ों के बारे में आप कितना भी मुझे कहलवा दे, 2014 में तो आंकड़े आ रहे थे, कोई स्टेज नहीं आया है। आंकड़े तो दिए जा रहे थे इसके पहले भी पार्टी की तरफ से। अब इसका एक समय होता है, बहुत शुरुआती चुनाव अभी चल रहा है। लेकिन 2014 से ज्यादा आंकड़े आएंगे आप जो कह रहे हैं, कहां से आएंगे सर? थोड़ा अगर ईमानदारी से अगर मैं बता सके, भारत में से ही आएंगे। मैं नहीं मानता बाहर क्या यहाँ काउंटिंग होता है। एजेंडे को सुनकर तो शायद लगता होगा कि बाहर से आ रहे हो, लेकिन जो राज्य हैं, आप जैसे उत्तर प्रदेश में सर, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि वहां आपकी मतलब जो 70 से ज्यादा की सीटें आने वाली हैं, या किस तरह का परफॉर्मेंस? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जिसको कयास लगाने हो वो लगा ले। मैं उत्तर प्रदेश को बहुत करीबी से देखा है, 2 चुनाव तक, बूथ स्तर से लेकर उत्तर प्रदेश के राज्य के स्तर पर मैंने चुनाव लड़ाया है। मैं उत्तर प्रदेश को बहुत नजदीक से देखता हूं। मेरा भरोसे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी हमारी 73 सीटें हैं, 74 हो सकती है, 72 होने की कोई संभावना नहीं है। अभी सिर्फ 3 इकट्ठा हुए हैं, 4 भी इकट्ठा हो जाए
मगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 50% की लड़ाई लड़ने जा रही है। 50% वोट जब भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करती है तो सामने कितने हैं और कितने इकट्ठा हुए हैं इसके कोई मायने नहीं। ये 74वां सीट क्या रायबरेली अमेठी से भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है। आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और एक दमखम के साथ मोदी जी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है। लेकिन ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंस तो आप में भरपूर है सर, लेकिन इस वक्त जो चुनावी समीकरण वहां बने हैं, खास करके अगर गठबंधन की बात कर ले, जो सपा बसपा बुआ बबुआ का एक गठबंधन वहां पर हो रखा है, आंकड़े ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो आप 73-74 की बात कर रहे हैं, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है सर कि इस गठबंधन का कोई असर नहीं दिखेगा? विधानसभा में भी सभी टेलीविजन की डिबेट्स को देखा होगा। जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तब इसी प्रकार की बातें की जाती थी कि दोनों की 240 होते, इनके इतने प्रतिशत वोट कांग्रेस को मिले थे, इतने सपा को मिले थे, अब दोनों का योग हो जाएगा तो ये हो जाएगा। मगर हुआ कुछ नहीं, दोनों 40 के अंदर सिमट कर रह गए। लेकिन उसके पहले जो, क्योंकि एक मोदी वेव था पिछले चुनावों में, और उसके बाद खैर उत्तर प्रदेश में भी जब चुनाव हुए, जब योगी आदित्यनाथ जीत कर आए, अब आज की तारीख में आपको शायद इतना डिटेल स्टडी नहीं है। जब यूपी का चुनाव हुआ, योगी जी को प्रोजेक्ट ही नहीं किया था, कहीं योगी जी का नाम जनता के बीच में मुख्यमंत्री मोदी वेव है सर। आप थोड़े से इंटेलिजेंस को हमारे इतना नहीं ये करें सर। मैं मोदी वेव की बात कर रही थी कि मोदी वेव के आधार पर जिस तरह से जीत जी 2014 में जरूर मोदी वेव था। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार के परफॉर्मेंस पर उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें जनादेश। लेकिन सपा बसपा भी तो अलग लड़ रहे थे ना सर। जब अब बाईपोल्स हुए तो उसके नतीजे तो फिर अलग आए, तो उसको कैसे देखते हैं आप? बाईपोल में जनता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं चुनती है, अपनी सीट का प्रत्याशी चुनती है। और इस बार जनरल इलेक्शन है। जनरल इलेक्शन में देश की जनता अगले 5 साल तक किसको नेतृत्व देना है, अगले 5 साल तक कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये तय करती है। दोनों वोट देने के क्राइटेरियाज अलग होते हैं और दोनों चुनाव भी अलग होते हैं। सर अच्छा ये बता दीजिए कि कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जहां आपको लग रहा है कि इस वक्त शायद बीजेपी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जहां शायद आंकड़े नहीं आएंगे? मेहनत करने की तो पूरे देश में जरूरत है, हर सीट पर जरूरत है। हम कभी भी चुनाव को हल्के से नहीं लेते हैं। सजग होकर हर सीट पर 542 की 42 सीटों पर, चाहे हम लड़ते हो, साथी लड़ते हो, एडी चेटी का जोर लगाकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा कर इस चुनाव के मैदान में जा रहा है। लेकिन राज्य नहीं बता रहे हैं आप। ममता दीदी तो वहां बड़े दावे कर रही हैं पश्चिम बंगाल में कि 1 सीट नहीं मिलेगी बीजेपी को। पश्चिम बंगाल थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वहां रथ कुछ रुक रहा है। देखिए, मैंने कई बार कहा है, पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। और जिस प्रकार आज पश्चिम बंगाल के अंदर संगठनात्मक स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बनी है और जिस प्रकार से वहां की तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जनता के अंदर माहौल है, मुझे पूरा भरोसा है कि हम 23 से ज्यादा सीट जीतकर 50% सीटों के आंकड़े को बंगाल के अंदर निश्चित ही पारित कर एक बहुत अच्छी शुरुआत बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। चलिए, तो अभी आप आंकड़ों का मिशन नहीं दे रहे हैं, हो सकता है कि वो अब आगे चलकर आप जब भी तय करें पहले टीवी9 भारतवर्ष के मंच पर ही जो है आकर आंकड़ों की घोषणा करें। अगले मुद्दे पर एक आपसे मैं बात करना चाहूंगी। आप लोगों ने कहा कि भाई ये जो महागठबंधन है ये महामिलावट है। बीजेपी अगर इतनी कॉन्फिडेंट है कि आंकड़े 2014 से भी अच्छे आएंगे, मोदी जी का एक अपना एक उनकी शख्सियत है, तो इतने जो गठबंधन दलों को जो आप अपनी पार्टी में लेकर आ रहे हैं और ये दूसरी जो मिलावट वाली गठबंधन है लेकिन आपकी गठबंधन में मिलावट नहीं है, ये कैसे तय किया? देखिए, एक बात आप समझ कर चलिए कि बीजेपी सशक्त होने का ये मतलब नहीं है कि हमने साथियों को छोड़ा है। उत्तर प्रदेश में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। दोनों छोटे छोटे दल आज हमारे लिए साथ सरकार में साथी बने हैं। देश में पूर्ण बहुमत की सरकार है, सभी दलों को हमने सरकार में स्थान दिया है। आसाम में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, हमारे साथी सरकार में बैठे। झारखंड में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, हमारे साथी सरकार में बैठे। हम सभी को साथ में रखकर चलने का एक संस्कार लेकर चलते हैं और इसी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने हमारे सिद्धांतों के साथ समझौता कर किसी को चुनावी साथी नहीं बनाया। जो आप जिस गठबंधन का उल्लेख कर रही हैं,
विशेषकर सपा और बसपा का 15 साल तक एक दूसरे का न मुंह देखने वाले, न मंच शेयर करने वाले, एक दूसरे के नमस्ते लेने वाले लोग आज इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक कैंपेन कर रहे हैं। इसलिए इसकी गठबंधन की छवि महामिलावट की बनी है। सर, लेकिन ऐसी एक गठबंधन आप लोगों ने पीडीपी के साथ की थी जम्मू कश्मीर में सत्ता पर आने के लिए। दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। ये हमने सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। हमने चुनाव के बाद किया था, और चुनाव के बाद जो खंडित जनादेश आया था, इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं था। जनादेश कैसा देना ये कोई पार्टी के हाथ में नहीं होता, जनता तय करती है। जम्मू कश्मीर की जनता ने खंडित जनादेश दिया, और पीडीपी बीजेपी कॉम्बिनेशन के अलावे सरकार बन ही नहीं सकती थी इन एनी केस। इसलिए हमने ये बात करी कि भाई देश की सुरक्षा और कश्मीर के विकास के आधार पर एक सरकार बनाने का प्रयास किया जाए। सरकार अच्छी चलती है तो अच्छा है, फिर से चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर जब लगा कि देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है, हमने तनिक भर भी देर न करते हुए समर्थन वापस लिया। हम भी सत्ता से दखल हुए, उनको भी सत्ता से दखल किया, और देश की सुरक्षा को हमने प्रायोरिटी। देश की सुरक्षा तो प्रायोरिटी तब भी थी जब आप उनके साथ हाथ मिलाकर चल रहे थे। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी जान तक दे दी, और उनकी इतिहास को आपको पढ़ाने के लिए मेरी ना उम्र है ना उतना अनुभव है, और एक निशान, एक आप संविधान की बात करते आए हैं, लेकिन आपने ऐसे ऐसे पार्टियों से हाथ मिलाया सत्ता में आने के लिए, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, जिन पार्टियों ने अलगाववादी वाली राजनीति को आगे बढ़ाया है। तो वो एक गाना है ना, वो रासलीला, और कि आप कुछ करते हैं कोई और उसे कुछ और कहता है। यहाँ मिलावट है, लेकिन वहां आपकी विचारधारा या आपकी जो कोर कंसर्न्स हैं बीजेपी की, उनके साथ आप मिलावट नहीं कर रहे हैं। जब आप विपक्ष में भी बैठ सकते थे, आप कह सकते थे कि भाई हम नहीं हाथ मिलाएंगे पीडीपी के साथ में, क्या मजबूरी थी? देखिए, त्रिपुरा में हमें किसी से हाथ मिलाने की जरूरत नहीं। पूर्ण बहुमत की हमारी स्वतः की सरकार है, हमारे पास 2/3 बहुमत है। हमने किसी के साथ हाथ नहीं मिला है, और ना ऐसी कोई अलगाववादी डिमांड को हमारी सरकार ने माना है। जहां तक नागालैंड का सवाल है, हमारे सरकार के अंदर वजूद के कारण ही आज नागालैंड मेन स्ट्रीम के अंदर आया है, मेन स्ट्रीम के अंदर आ भी रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि इसको इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। त्रिपुरा के अंदर, नागालैंड के अंदर धीरे 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 जनमानस अलगाववाद की ओर से देश के अंदर एक रस होने की ओर आगे बढ़ रहा है। त्रिपुरा और नागालैंड, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस प्रकार का अलगाववाद और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस प्रकार के हथियारी ग्रुप एक्टिव थे, आज नॉर्थ ईस्ट का सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हुआ है। कहीं पर भी हथियारी ग्रुप नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक्टिव नहीं है। मैं जरूर मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आज नॉर्थ ईस्ट अपने आप को देश के साथ जुड़ा हुआ मानता है। नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य रेल के नक्शे पर है, नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य हवाई सेवा के नक्शे पर है, और नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की कैपिटल तक 4 लेन रोड आज जुड़ चुकी है। नॉर्थ ईस्ट की सभी स्कूलों के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है, उसके अंदर भी ठीक ढंग से बदलाव। तो नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह से आपका परचम लहरेगा इस वक्त? आप जो दावे कर रहे हैं कि आपने जो बदलाव लेकर आए हैं, आप मिलेगा क्या? मिल चुका है। 2014 में सभी जगह कांग्रेस की सरकारें थी, आज एक भी जगह से कांग्रेस की सरकार नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में से कांग्रेस कंप्लीटली वाइप आउट हो चुकी है, एक भी सरकार नहीं है 8 में से। शिवसेना के साथ आपके जो सहयोगी दल हैं, उनमें ऐसे ऐसे आपके मित्र हैं जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साध देते हैं। विपक्ष के लोग ये करते हैं तो आप उनको देशद्रोही कहने लगते हैं, आप कहते हैं कि वो बाहर से आ रहे हैं। जब सामना में हो या संजय राउत हो या राजभर जी हो, ये लोग तमाम ऐसी तीखी तीखी तल्ख टिप्पणियां करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमाम सवालों पर, उसको लेकर भी फिर भी आप गठबंधन आपका जो है वो टिका हुआ है। देखिए, आप लोग जो माने, हमारी सहिष्णुता बहुत व्यापक है, हमारी सहिष्णुता बहुत बड़ी है, टॉलरेंस भी बहुत बड़ी है, तो हम तो टॉलरेट करते ही है। तो पोटेंशियल और जो है गठबंधन के आपके अलायंस कौन होंगे? क्या और पोटेंशियल जो है, क्योंकि आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जी जरूर, और अलायंस की जरूरत भी पड़ेगी आपको लगता है? और अलायंस बनेंगे भी? कोई, देखिए मैंने अभी भी कहा, पहले भी कहा, आप कितना भी घुमा फिरा कर कह लीजिए, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, मगर सरकार एनडीए की बनेगी।
पर मायावती जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मायावती जी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, या वो सहयोग के लिए दरवाजा खुला रह सकता है? नहीं, मायावती जी हमारे साथ कैसे आ सकती? वो तो हमारे सामने चुनाव लड़ रही है। पूर्ण बहुमत की जब सरकार आती है तब वही सहयोगी सरकार के अंदर हिस्सा होते जो हमसे प्री पोल अलायंस किए हैं। सर, प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस इस देश में तो मतलब जो पॉलिटिक्स है उसमें तो गजब गजब के सिनेरियो सामने उभर कर आए हैं साल दर साल, और मतलब पिछले कई वर्षों से। मैं तो मानता कुछ भी हूं, चीज को शायद निगेट नहीं कर सकते हम कि ये हो नहीं सकता। मैं मानता हूं कि देश में समय अब समाप्त हो चुका है। 30 साल से देश ने गठबंधन सरकारें देखी हैं, गठबंधन सरकारों का परफॉर्मेंस भी देखा है। 30 साल के बाद पहली बार एक पूर्ण बहुमत की सरकार आई, फिर भी हमने गठबंधन सरकार बनाई और कहीं पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोलना नहीं पड़ा कि गठबंधन की मजबूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कठोर फैसले लिए हैं। मोदी जी ने देश हित के अंदर एक के बाद एक कठोर फैसले लिए हैं और इसको इंप्लीमेंट कर कर गांव तक पहुंचाने का काम भी किया है। तो मैं मानता हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार और पूर्ण बहुमत की सरकारों का युग अब भारत के अंदर शुरू हुआ है। देश की जनता 19 के चुनाव में इसी को आगे बढ़ाएगी। लेकिन इसे हम क्यों पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के तौर पे ना देखें? आप देखिए, ये राजभर जी का जो कमेंट था कि हमको खत्म करने के लिए जब उत्तर प्रदेश के सभी बीजेपी नेता फेल हो गए तब वह देश के प्रधानमंत्री को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिए हैं। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लग सकती है तो महाराजा सूर्यदेव राजभर की मूर्ति क्यों नहीं बनवाते हैं? आप अगर लगातार उद्धव ठाकरे के बयानों को देख ले, वो खुद राफेल से लेकर बालाकोट तक हो, तमाम चीजों पर उन लोगों ने भी बातें कही हैं। तो ये सहिष्णुता बनी रहेगी गठबंधन के इस जी बनी रहेगी, पक्के से बनी रहेगी जी। जैसा कि अभी सहिष्णुता आपकी बनी रहेगी, उम्मीद करती हूँ अगले 1 घंटे तक जब मैं आपसे कुछ और जो है टेढ़े सवाल पूछने की कोशिश करूंगी। सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना आपका प्रेरोगेटिव। लेकिन ये बताइए अमित शाह जी, एक जो मुद्दा है जिसको लेकर आप लोग कांग्रेस पर खास करके लगातार निशाना साध रहे हैं, वंशवाद का मुद्दा। और ये सही भी है कि देश में कहीं ना कहीं शायद एक जो परिवारवाद को लेकर एक फटीग है, खास करके एक सरनेम को लेकर। ये वंशवाद के मुद्दे पर अगर आपकी पार्टी में आप कहते हैं कि भाई हम तो वंशवाद को बढ़ावा नहीं देते, हम मेरिट है, चलिए ये मान लिया कि पूनम महाजन से लेकर पंकजा मुंडे से लेकर पंकज सिंह से लेकर सब मेरिटोरियस हैं, वरुण गांधी हो, मनेका गांधी, इन लोगों का वंशवाद से कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जो दूसरे आपके सहयोगी दल वगैरह हैं, शिरोमणि अकाली दल, बाप पिता बेटे बहू चला रहे हैं, आप दक्षिण भारत की पार्टियों को देख ले, आप महाराष्ट्र में खुद शिवसेना को देख ले, तो वहां क्या हो जाता है? फिर वहां वंशवाद का नारा क्या हो जाता है? पहले मैं वंशवाद पर मेरी पार्टी का स्टैंड को जरा क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि आप भी महामिलावट कर रही है वंशवाद के मुद्दे पर। वंशवाद से हमारा मतलब ये नहीं है कि किसी भी राजनीति के अंदर काम करने वाले बेटे या बेटी राजनीति के अंदर नहीं आएंगे। वंशवाद किसको कहते हैं, मैं इस मंच के माध्यम से देश की जनता को समझाना चाहता हूं। वंशवाद इसको कहते हैं कि एक ही परिवार से पार्टी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बनना ऐसा तय हो जाए, इसको वंशवाद कहते हैं। जैसे ये पूरा हॉल खींचोखींच भरा हुआ है। जब सोनिया जी ने निर्णय करा कि वो देश की कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष नहीं रहेगी, आप में से किसी के भी जहन में तनिक मात्र भी शंका थी कि नए अध्यक्ष कांग्रेस के कौन बनेंगे? कोई किसी को शंका थी भैया? जरा जोर से बोलिए, थी भाई? अब बता दीजिए, मेरे बाद भाजपा का अध्यक्ष कौन बनेगा? कोई बता सकता है क्या? सर आप ही बता दीजिए ना, हमें मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी है, वंशवादी पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं बता सकता। मेरे पार्टी के कार्यकर्ता एक चुनावी डेमोक्रेटिक सिस्टम से नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ये वंशवाद की हमारी व्याख्या है। अब आगे सुनिए। चलिए, हम जब वंशवाद की बात करते हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी की करता हूं। मेरी साथियों ने पार्टी किस तरह से चलानी, इसके अंदर हमारा कोई दखल नहीं होता। हम इस प्रकार की दखल के साथ राजनीति नहीं करते। लेकिन सर चलिए, ये तो आपने बहुत फेयर पॉइंट कहा कि कम से कम नेतृत्व में जो है एक पारदर्शिता नजर आती है, एक लोकतांत्रिक जो प्रणाली है वो नजर आती है।
लेकिन पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं अगर ये सीपेज होना शुरू हो जाए, आज हम जो नाम गिना रहे हैं आपको लगातार, आप पीयूष गोयल देख ले, रविशंकर प्रसाद देख ले, मेनका गांधी, विजय गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, इन सब के परिवारों का नाता रहा है लंबे वक्त से बीजेपी का, जरूर रहा और है। ऐसे कई लोगों को टिकट भी दिया है आज आपने, जो दरअसल कहीं ना कहीं अपने परिवार जो कि जुड़े हुए रहे हैं, या विधायक रहे थे या सांसद रहे थे। तेजस सूर्या को भी आप देख लें, जो आजकल कह रहे हैं कि मोदी जी इंडिया है और मोदी जी पर सवाल खड़े करना एंटी नेशनल है। तो ये इन चीजों से क्या आपको लगता है कि इनको कंट्रोल करने की जरूरत है इससे पहले कि बीजेपी का एक कांग्रेस जरा भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये सारे आपने नाम दिए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के परिवार से हैं, परंतु जब उनके परिवार में से कोई राजनीति में नहीं रहता है या अपने मेरिट्स पे आगे आते हैं तो उनके पद पर जाकर नहीं बैठ जाते। मुख्यमंत्री उनके बाद कोई मुख्यमंत्री का बेटा नहीं बनता है। प्रधानमंत्री के बाद प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बन जाएगा या पार्टी अध्यक्ष के बाद उसका बेटा बन जाएगा, चाहे योग्यता हो न हो, ऐसे नहीं होता है। बहुत बड़ा अंतर है। आप कितना भी मिक्सअप करने का प्रयास करेगी, सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि देश की जनता हम वंशवाद जिसको कहते हैं उसको समझ चुकी है, उसको मैंडेट भी दे चुकी। सर, आप मेरी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। जो सोनिया गांधी तो खैर प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया, मतलब मनमोहन सिंह। सोनिया जी क्या है, तो 5 पीढ़ी से वंशवाद चल रहा है। जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, पर्दे के पीछे से सोनिया गांधी, संजय गांधी बीच में से चले गए, अब राहुल गांधी, कोई नए गांधी आएंगे। ये सवाल आज मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा एक सत्र था सैम पिट्रोडा के साथ में, और जिसमें बाकायदा हमने यही कहा था कि क्या गांधी बिना कांग्रेस का जो अस्तित्व है वही खतरे में है। तो इसलिए मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ मैं डेविल्स एडवोकेट हो जरूर रही हूँ, लेकिन कांग्रेस का पक्ष मैंने नहीं ले रही। आपकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं किया, आप काम का सवाल करे, मैंने तो किया ही नहीं। आप खुद ही एक क्लैरिफाई कर रही है। मैं आपकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं करता। आप क्यों इतनी आशंकित हो गई है? दर्शक भी नहीं करते शायद, आपने उल्टा एक्सपोज कर लिया जी अपने आप को। अमित शाह जी कि आप जितनी भी कोशिश कर लें, वो कोशिश को देखें, आपके जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो आपकी हर बात को बड़े वजनदार तरीके से जाहिर सी बातें लेते हैं, लेकिन वंशवाद पर तो आपको पक्का यकीन है कि ये जो सांसद वगैरह को टिकट दे रहे हैं, उससे जो पार्टी के नेतृत्व का स्टाइल है वो डेमोक्रेटिक आगे भी चलकर बना रहेगा। जी जरूर बना रहेगा। अब तक बना, हम 1950 से राजनीति में है, कोई इक्का दुक्का साल से नहीं है। 1950 से 2019 बहुत बड़ा कालखंड होता है, और हर 3 साल हमने चुनाव किया है। हमें संविधान के अंदर चुनाव के नियमों में भी बदलाव किया है। जब लगा कि लंबे समय तक कोई व्यक्ति अध्यक्ष रहता है तो इसका असर पड़ता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर, हमने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को भी कर्टेल किया है। 2 टर्म से ज्यादा कोई अध्यक्ष नहीं रह सकता है, ये हमने तय किया है। इस पर हमने इसके लिए हमारी पार्टी में इन हाउस सुधार भी किए हैं। इस मुद्दे पर अगर किसी का सवाल हो, मैं आगे बढ़ने से पहले यहाँ कोई माइक जरा ला सकता है? अशोक जी को जरा एक माइक दीजिएगा यहाँ। अमित शाह जी नमस्कार, मैं अशोक वानखड़े हूँ। मेरा सवाल यह है कि जो वंशवाद पे आपने क्लियरिफाई किया बीजेपी का स्टैंड, वो बिल्कुल समझ आ गया है। कांग्रेस का वंशवाद ये बिल्कुल सारे देश ने रिजेक्ट भी किया है, लेकिन जो एनडीए के पार्टनर्स हैं उनके पार्टियों का वंशवाद आप कैसा लेते हैं? शिवसेना का हो, रामविलास पासवान की पार्टी हो या अकाली दल हो, यहाँ जो वंशवाद पनप रहा है क्या वो आपको सूट करता है, या आप उतनी ही नफरत करते हैं उस वंशवाद से जो कांग्रेस का है? देखिए, पहले तो हम नफरत किसी को नहीं करते हैं। वंशवाद के मुद्दे पर हम जागृति लाने का प्रयास करें, और जहां तक मेरे साथियों की पार्टी का सवाल है, वो कैसे चलाना, इसमें हम दखल नहीं दे सकते। वो एक अलग प्रकार से रजिस्टर्ड हुई अपनी स्वतः की पार्टी है, वो पार्टी कैसे चलाना उनको तय करना है। भारतीय जनता पार्टी कैसे अपनी टर्म्स डिक्टेट कर सकती है, और हम करना भी नहीं चाहते। एक सवाल वो जी, आपका एक सवाल लूंगी, उसका फिर मैं आगे बढ़ूंगी। सर मेरा बहुत छोटा सवाल है और मुद्दे की बात करता हूं, समय बहुत कम है। सर, अल्पसंख्यक लोगों का पार्टी में बूथ स्तर पर कमेटी बन गई है सर, और जो लोग आपके अल्पसंख्यक मोर्चा में काम करते हैं उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है सर ग्रामीण स्तर पर। जिस हिसाब से उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है सर, उस हिसाब से पार्टी में अल्पसंख्यकों का भागीदारी नहीं लगता, उन्हें टिकट नहीं दिया गया सर।
इसलिए मैं तो सर, मेरा नाम दयाशंकर प्रसाद हुआ, बिहार से आता हूं सर, और दिल की बात कह रहा हूं सर, मुझे ऐसा लगा सर। थैंक यू। चलिए, देखिए, मुझे लगता है कि आप कांग्रेस की पॉलिटिक्स से बहुत प्रभावित हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम कोई भी फैसला अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के आधार पर नहीं लेते हैं, मेरिट्स में लेते हैं, कार्यकर्ता के गुण दोष के आधार पर लेते हैं। और मैं मानता हूं कि हमारी संविधान की स्पिरिट से स्वीकारने वाले किसी भी दल ने कोई भी फैसला अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के आधार पर नहीं लेना चाहिए। धर्म का राजनीति से लेन देन नहीं। सर, लेकिन ये आपको लगता है कि सही में ये सबका साथ सबका विकास का जो आप लोगों ने नारा दिया है, और आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को आप मेरिट के हिसाब से ही आप टिकट देते हैं, क्या इतनी बड़ी भारत में हम गर्व करते हैं इस बात का कि यहाँ अल्पसंख्यकों की इतनी बड़ी समुदाय है विश्व भर में, क्या सही में उनमें मेरिट इतना कम है कि इतने कम टिकट्स दिए जाते हैं? उत्तर प्रदेश चुनावों के वक्त में तो खैर आपने शायद एक भी टिकट नहीं दिया। देखिए, मीडिया के एक अपप्रचार के कारण जो स्थिति बन रही है, मेरी पार्टी में जो विनेबिलिटी होती है, पार्टी के उपलब्ध कार्यकर्ता होते हैं और उनके गुण दोष के आधार पर मेरी पार्टी तय करती है। और मैंने जैसे कहा कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं सोचते हैं, धर्म के आधार पर ना और कोई पार्टी ने सोचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जब इस तरह की वाकये होते हैं जहां पर नरेंद्र मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं, वो तमाम जगह जो है जॉब्स की बात कर रहे हैं, जब इंसिडेंट्स होते हैं काओ विजिलेंटिज्म के नाम पर, मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स होते हैं, एक खामोशी होती है। सर, आप लोग इतने एक्टिव होते हैं ट्विटर वगैरह पर, हर जगह बोलने को लेकर, एक खामोशी कहीं ना कहीं नजर आती है कि इस तरह के मामलों में जहां अगर कोई दलित को किसी भीड़ ने मारकर उनको घेर कर मारा है या अल्पसंख्यकों को घेर कर मारा है, जो टॉप नेतृत्व से जिस तरह का एक बिल्कुल एक कॉन्डमनेशन या तो आना चाहिए कि भाई ऐसे भीड़ वाले वाक्यों को जो हम सही नहीं मानते, वो नहीं आती। सर, कई बार किया है, मगर इसकी उचित प्रसिद्धि मीडिया के माध्यम नहीं करते। परंतु खामोशी एक्शन लेने में नहीं है। काउ लिंचिंग का एक भी घटना बीजेपी शासित राज्य का दिखा दो जहां कठोर कदम नहीं उठाए गए हैं, 302 लगाई नहीं गई है, जिनका अरेस्ट नहीं किया, एक घटना उठाकर दिखा दो। ज्यादातर केसेस में यही हुआ है कि जो जिन लोगों को विक्टिम्स माना जा रहा था उन्हीं के खिलाफ केस लग गए हैं। कहीं पर भी एक इंसिडेंट आप बता दीजिए, जनरल बातें मत करिए। फलाना पुलिस स्टेशन में फलाना केस हुआ जिसमें एफआईआर नहीं हुआ और व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और 302 दायर नहीं हुई, अरेस्ट नहीं हुआ है और केस ढंग से नहीं चला है। सुनिए, जनरलाइज बात मत करिए। एक केस अगर है तो दिखाना चाहिए। मैं आपको चैलेंज देता हूं ना, आप ही के मंच पर, एक भी जगह कहीं पर भी ऐसा केस नहीं। सर, एफआईआर की जो केसेस वगैरह बता रहे हैं, राजस्थान से लेकर हम गुड़गांव के केसेस में बता रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोगों को किसी को सजा मिली हो। भीड़ नहीं, सजा तो जब केस चलेंगे तब मिलेंगे, इसमें नहीं, हर केस में ऐसा होता है। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, लिंचिंग के केस जिसको सो कॉल्ड सेक्युलर गवर्नमेंट आप लोग मानते हो, उनकी सरकारें थी तब हमसे ज्यादा हुए हैं, मगर मीडिया इसको उछालता नहीं था। नहीं, क्योंकि आपको जो सेक्युलर लगती है ऐसी सरकारें शासन में थी। सर, अमित शाह जी, चलिए आज हमारे मंच से कम क्या आप एक ही संदेशा दे पाएंगे कि ऐसे जो भीड़ की मानसिकता वाली लिंचिंग केसेस हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की गुनाहित कार्यवाही जब होगी, भारतीय जनता पार्टी आईपीसी के तहत हर केस में एक्शन लेकर कठोर कार्यवाही करेगी। किसी अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भी हो वो। अब फिर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक मत करिए, संविधान सबके लिए ठीक है। आपकी प्रताड़ना हो तो आप बहुसंख्यक को एक्शन नहीं लेना क्या? नहीं, एक डेमोक्रेसी में चूंकि एक डेमोक्रेसी की ही बात कर रहा हूं मैं। चश्मा उतार दीजिए अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का, देश बहुत आगे बढ़ चुका है, आपकी चैनल को भी थोड़ा नुकसान हो जाएगा इससे। अच्छा, चलिए, आपने वंशवाद वाली जो हम लोगों ने बात की, उस पर एक और सवाल, चूंकि गांधी परिवार का जिक्र आ रहा था यहाँ पर, ये बता दीजिए कि अब जो एक नारा है आप लोगों का, चौकीदार मैं भी चौकीदार, इस नारे को क्या आपको लगता है कि आप लोगों ने एक गेम चेंजर के तौर पर इस्तेमाल कर लिया है, जहां पर चौकीदार पर सवाल खड़े किए जा रहे थे राफेल डील को लेकर? देखिए, मैं भी एक चौकीदार हूं। एक स्वयंभू आंदोलन है। जब गलत प्रकार के आरोप देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ओछे शब्दों का प्रयोग कर लगाए गए, तो एक स्वयंभू प्रतिक्रिया देश की जनता में से आई है कि मैं भी चौकीदार हूं, मैं आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं और देश के विकास के अंदर आप
ये जो बाधक बन रहे हैं उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ये स्वयंभू प्रतिक्रिया है। तो ये राहुल गांधी को आपको लगता है भारी पड़ेगा? उन्होंने जिस तरीके से ये चौकीदार को लेकर स्लोगन देना शुरू किया। वो अब देश की जनता को तय करना है, मगर अभी अभी कम बोलते हैं जरा। राहुल गांधी को आप कंपटीशन मांगते हैं कि नहीं सर, सीरियस कंपटीशन? देखिए, इस देश में 1650 दल हैं, 1650 रजिस्टर्ड दल है। हर दल से हमारी स्पर्धा है, क्योंकि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। निर्दलों से भी स्पर्धा है हमारी। और जो प्रियंका गांधी का कहना है कि क्या अगर वो वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं उसका कोई असर पड़ेगा? तो किसने रोका नहीं है? हमने कहां रोका है? हम कैसे रोक सकते हैं? इस देश में सबको अधिकार, इसमें प्रश्न पूछने के क्यों पूछने पड़ते हैं? पर्चा दायर कर दे। तो मतलब वो जिस तरीके से कहती है, एक दफा उनको पूछा गया था, उन्होंने कहा था मैं राजनीति में आऊं क्या। इस दफा उनको पूछा गया वाराणसी के बारे में, उन्होंने कहा कि मैं वाराणसी से लड़ लूं। जब लोगों ने उनको पूछा कि आप उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ती। मगर इसमें पूछने की क्या जरूरत है? लड़ने की इच्छा है तो लड़ ही लेना चाहिए। सर, एक आखिरी मंच पर जो है, मैं बस एक दो सवाल लेने के साथ इसे खत्म भी करूंगी, लेकिन शिवांकर जी। देखिए, मैं आपके आरोप से सहमत नहीं हूं। आप अगर आज भी ऐसा चाहते हो कि इस देश में किसी एक विचारधारा के वीसी ही यूनिवर्सिटी के अंदर आएंगे, तो ये संभव नहीं है। ज्ञान का अधिकार किसी एक विचारधारा के पास सीमित नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षा के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी या संघ की विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, इस प्रकार से भी नहीं है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन अमित शाह जी, विचारधारा भले ही उनकी कुछ हो, लेकिन एक कैंपस में डिसेंट का माहौल तो होना चाहिए ना। एक आजादी तो होनी चाहिए ना कि स्टूडेंट्स डिसेंट कर सके, स्टूडेंट्स आपस में जो फ्री में डिबेट्स कर सके। नहीं तो है ही, हर बार से अच्छा है जी। एक विनोद कुछ सवाल लेना चाह रहे हैं शायद। अमित शाह जी, मैं विनोद कापड़ी हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब 2013 में आप विपक्ष में थे और यूपीए की सरकार थी, तो उस वक्त जो पूरा कैंपेन था, और उसके बाद 2014 के चुनाव के दौरान भी जो पूरा कैंपेन था, वो था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डालेंगे। और 4.5 साल गुजर गए और रॉबर्ट वाड्रा अभी भी बाहर घूम रहे हैं, और चुनाव से ठीक पहले फिर से कुछ हरकतें एक्टिव हुई हैं, ईडी एक्टिव हुई है, आईटी एक्टिव हुई है। तो 4.5 साल तक रॉबर्ट वाड्रा क्यों बाहर रहे? क्योंकि सब ने माना, और आपने भी ये माना था कि भ्रष्टाचार हुआ, घोटाले हुए, जिया जी को फायदा पहुंचाया गया, तो रॉबर्ट वाड्रा अब तक क्यों खुले घूमते रहे? विनोद जी, आप आपके विचार हमारी पार्टी पर थोप रहे हैं। हमने कहीं पर ये नहीं कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डालेंगे। हमने ये कहा भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे। तो रॉबर्ट वाड्रा भ्रष्टाचारी नहीं है? अरे सुनिए, तो आप बोलने भी नहीं देंगी क्या? नहीं, बिल्कुल बोलने दे रही सर। मेरे वाणी स्वतंत्रता के अधिकार का तो कम से कम प्रोटेक्ट करिए। अच्छा लगता है सुनने में। अब सुनिए जरा, रॉबर्ट वाड्रा को हम जेल में डालेंगे कभी नहीं कहा। हमने ये कहा कि हम भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, और ये भी कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ने रैम्पड करप्शन किया है। दो अलग स्टेटमेंट है, इसको एक कर नहीं देखना चाहिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार में एक अंतर है। हम जो भी मामले हैं उसकी जांच करेंगे, उसकी तहकीकात करेंगे, और जांच करने के बाद जब साक्ष्य और प्रमाण मिलेंगे तब एक्शन लेंगे। हम कांग्रेस की तरह पॉलिटिकल वेंडेटा से काम नहीं करते हैं। और जब जांच शुरू हुई, जांच करने वाले अधिकारियों ने जांच करते 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 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर भेद कर जब वहां तक पहुंचे हैं, तब चार्जशीट हुई है। और आप चिंता मत करिए, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। विनोद जी, मनसा आपकी कुछ भी हो, आएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई हमारी चालू रहेगी।
सर हमारी या किसी और की मंशा का तो सवाल ही नहीं होता, ये लोकतंत्र है। विनोद जी को कह रहा हूँ, उनकी मंशा में अच्छे से जानता हूँ। मंशा सिर्फ और सिर्फ नहीं, जनता का जरूरी है। आपको मेरे बारे में गलतफहमी है सर। नहीं, जरा भी गलतफहमी नहीं है, गलतफहमी नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। चलिए अमित शाह जी, लास्ट आपसे 3 सवाल पूछना चाहूंगी। जो 2014 का आप लोगों ने पूरा का पूरा कैंपेन प्लान बनाया, वो बड़ा पॉजिटिव सा था कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, कई सारे वादे किए गए। इस बार के चुनाव का माहौल ऐसा लग रहा है कि उनकी बात नहीं की जा रही कि अच्छे दिन आ गए या नहीं। आप एक सिर्फ भय का माहौल, आतंक का माहौल, राष्ट्रीय सुरक्षा का माहौल, ये क्या वजह है? क्या सर्जिकल स्ट्राइक आप लोग बेरोजगारी पर नहीं कर पाए हैं, ये वजह है? नहीं, आप किसके भय की बात कर रही है? नहीं, एक लगातार जो अभी एक कंटिन्यूअस नैरेटिव रैली वगैरह में चल रहा है, वो देशद्रोह, वो राष्ट्रवाद, वो आप राष्ट्रीय सुरक्षा, आप जो कोई सवाल पूछ ले उसको पाकिस्तान चले जाने को कह देते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। आप देश की जनता को ये पूछ लीजिए कि आतंकवादियों में भय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हमारा मुद्दा है आतंकवादियों में भय होना चाहिए। हमारा मुद्दा है देश के अंदर जो टेरर फैलाते हैं उस पर भय होना चाहिए। हमारा मुद्दा है देश के दुश्मन है उनको देश के शासक से डर रखना चाहिए। ये 14 में भी कहते थे, आज भी कहते हैं और 24 में भी कहेंगे, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जहां तक अच्छे दिन का सवाल है, स्मिता जी जरा आंख भी खोल दीजिए, नजरिया भी विस्तृत कर दीजिए। जिन 7 करोड़ महिलाओं के घर में गैस गया है उनको जरूर लगता है कि अच्छे दिन आए हैं। जिन 8 करोड़ परिवारों में टॉयलेट गया है उनको जरूर लगता है कि अच्छे दिन आए हैं। जो 2.5 करोड़ लोगों को घर मिला है उसको जरूर लगता है कि अच्छे दिन आए हैं। जो 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंची है उसको जरूर लगता है कि अच्छे दिन आएंगे। जो 19,000 गांव 70 साल से अंधेरे में जी रहे थे उनको जरूर लगता है कि अच्छे दिन आए हैं। हमारे अच्छे दिन लुटियन के लिए नहीं थे, देश के गरीब के लिए हमारे अच्छे दिन का वादा था, वो काफी हद तक हमने पूरा किया। लुटियंस के लिए तो नहीं, और हम चाहेंगे भी कि ये पैन इंडिया जो है ये अच्छे दिन हो। इसलिए आखिरी सवाल, क्योंकि ये आगे जो बेरोजगारी का मसला है सर, अब पकौड़े तलना ठीक है, किसी को अगर पसंद है तो वो कर ले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एनएसएसओ का डेटा है, जो सीएमआई का डेटा है, आप लोग अगर ये कह दे कि भाई डेटा गलत है, तो 4.5 साल में कोई डेटा जुटाने का ठीक से कोई प्रावधान क्यों नहीं हुआ, उस और काम क्यों नहीं किया? जो ग्रेजुएट छात्र हैं, जो एमए छात्र हैं, आज आप रेलवे की एक क्लेरिकल जॉब के लिए 90,000 1 लाख से ज्यादा, जहां पर 10th पास की एप्लीकेशन की जरूरत थी, वहां पीएचडी वाले स्टूडेंट्स एप्लीकेशन भेज रहे हैं। तो बेरोजगारी पर आखिर आप स्ट्राइक करेंगे या नहीं? क्या ये आपके मैनिफेस्टो का एक बड़ा मुद्दा होगा या नहीं? क्योंकि सारे सर्वेक्षण में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है लगातार। बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया है। जहां तक बेरोजगारी का मुद्दा है, हमारी देश की जनता ने परमानेंट जॉब और जॉब के बीच का अंतर समझना पड़ेगा। रोजगारी और स्वरोजगारी के बीच का अंतर समझना पड़ेगा। 125 करोड़ के देश को सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। देश में जब 2.5 गुना गति से रोड बनते हैं तो रोजगारी जनरेट होती है, रोड बनते हैं तो रोजगारी जनरेट होती है। 2.25 गुना स्पीड से अगर रेल बढ़ती है तो रोजगारी बढ़ती ही है। 1 लाख गांव को नेट से जोड़ा जाता है, केबल वहां तक पहुंचती है तो रोजगारी बढ़ती ही है। 8 करोड़ शौचालय बनते हैं तो रोजगारी बढ़ती ही है। 2.5 करोड़ घर बनते हैं तो रोजगारी बढ़ती ही है। 14 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक योजना से लोन मिलता है तो रोजगारी बढ़ती ही है। मुझे लगता है कि इसको ध्यान से देखने की जरूरत है और डेटा के सिस्टम को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये प्रक्रिया हमने शुरू भी करी है और आगे पर हमारी देश की परिस्थिति के अनुकूल डेटा का सिस्टम बनाने का जरूरत है। सबके साथ चर्चा कर देश की संसद में रखकर इसको भी सुधारा जाए। थोड़ी सी और आगे शुरू कर देते तो शायद और अच्छा होता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित शाह जी, क्योंकि जिस तरह से आप डेटा की बातें कर रहे हैं, आंकड़ों के खैर जहां तक सवाल होते हैं तो उसमें जो अंतिम फैसला है वो इस देश का मतदाता ही है। वो ही सही मायने में तय कर पाएगा कि ये आंकड़े सही है, गलत है, फैसला क्या है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका TV9 भारतवर्ष के राष्ट्रीय सम्मेलन जी, में। धन्यवाद। थैंक यू सर। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी TV9चं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल बटन दाबा, ताज्या घडामोडींसाठी लॉग ऑन करा tv9marathi.com।